नमस्कार। डूरेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सन 1878 ईस्वी में ईस्ट इंडियन रेलवे के मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा स्थापित इस इंस्टीट्यूट का नामकरण यूरोपियन इंस्टीट्यूट के रूप में हुआ। आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच के सुप्रसिद्ध डूरेंट लाइन के वास्तुकार सर मॉर्टिमर डूरेंट के सम्मान में 1925 ईस्वी में इसका नाम बदलकर डूरेंट इंस्टीट्यूट रखा गया। किंतु 1987 ईस्वी में इस सांस्कृतिक केंद्र का नाम पुनः बदला और तब से इसे विवेकानंद इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व रेलवे के गौरवपूर्ण विरासत स्थल के रूप में नवीनीकृत डूरेंट इंस्टीट्यूट को 15 अगस्त 2018 को राष्ट्र के नाम समर्पित किया गया है। ये निश्चित है कि ये एक अनोखा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है और पूरे वर्ष यहाँ पर्यटकों का स्वागत है। ईस्ट इंडियन के विगत यूरोपियन कॉलोनी में और आसनसोल शहर के जीटी रोड के समानांतर चलती सेंट्रल रोड पर स्थित डूरेंट इंस्टीट्यूट का एक विराट कैंपस है। इस कैंपस का सौंदर्य मानव जाति के साथ साथ प्रकृति का भी ऋणी है। घास भरे लॉन और पुराने महोगनी, मार्गोसा और छातिम वृक्षों के साए आज भी 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के पूर्वार्ध के ग्रामीण आसनसोल की याद दिलाते हैं, जिसका लगभग आधा भाग वनों से आच्छादित था। आज जब आसनसोल के अधिकांश शहरी क्षेत्र की हरियाली नष्ट कर दी गई है, तब इसके रेलवे टाउनशिप विविध प्रकार के फूल और फलदार वृक्षों से हरे भरे हैं, जो लगभग 150 सालों के दौरान यहाँ के सभी प्रमुख बदलावों के जीवंत साक्षी हैं। इसके अतिरिक्त डूरेंट इंस्टीट्यूट के शानदार शीर्ष मेहराब और सशक्त खंबे और इसके मीनार, रोज विंडो, आयरन फेंस तथा अपने देश की रेलवे और इंग्लैंड में भी अन्य ढांचागत परिवर्तित गॉथिक शैली की निर्माण कला पुरजोर अंदाज में विक्टोरियन युग की गौरवशाली शहरी योजना एवं रेलवे इंजीनियरिंग की गाथा कह रही है। डूरेंट इंस्टीट्यूट की स्थिति शहर में कुछ इस विशेष प्रकार से है कि जहां से पुराना टाउन स्क्वायर, चर्च, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बाजार, क्रीड़ा स्थल, शैक्षणिक संस्थान आदि सभी महत्वपूर्ण केंद्र लगभग बराबर दूरी पर हैं। यह समझना जरा भी मुश्किल नहीं है कि यह औपनिवेशिक आसनसोल के हृदय स्थल के रूप में स्वीकृत है। इस इंस्टीट्यूट का सुप्रसिद्ध बेल टावर यानी घंटाघर समूचे पूर्व रेलवे में कलात्मक निर्माण कला का अनोखा नमूना है। आसनसोल रानीगंज कोयला क्षेत्र की कभी ये सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी। प्रथम विश्व युद्ध के स्मारक के रूप में इसका महत्व बेहद खास हो जाता है। इस टावर की भीतरी दीवार पर भली भांति लगे ग्रेनाइट शिलापट्ट पर आज भी ईस्ट इंडियन रेलवे के उन अधिकारियों और कर्मियों के नाम उत्कीर्ण हैं, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ड्यूटी पर रहते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। आइए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। ब्रिटिश राज के JCK पीटरसन नामक सिविल सेवक ने बंगाल डिस्ट्रिक्ट गजट के बर्दवान वॉल्यूम में इंगित किया है। हाल में ही अनुमंडलीय मुख्यालय को रानीगंज से हटाकर आसनसोल में शिफ्ट किया गया है, जो उक्त कोलियरी क्षेत्र के मध्य में स्थित है और जो अब बंगाल के सबसे प्रमुख रेलवे केंद्रों में से एक है। रेलवे और बाजार से जुड़ा एक यूरोपियन समाज बड़ी तेजी से विकसित हो रहा है। यह शहर रानीगंज कोलफील्ड के मध्य में स्थित है। बंगाल नागपुर रेलवे के साथ ये एक जंक्शन स्टेशन है और रेलवे स्टेशन एवं कारखानों को काफी विस्तृत एवं विकसित किया गया है। कहा जाता है कि यहाँ का रेल इंजन कारखाना विश्व में सबसे बड़ा है। इस शहर में रेलवे का एक बहुत बड़ा तंत्र स्थापित है और कर्मियों के लिए एक शानदार इंस्टीट्यूट एवं विशाल मनोरंजन ग्राउंड मुहैया कराया गया है। पीटरसन जिस आकर्षक इंस्टीट्यूट का हवाला दे रहे हैं, ये वही डूरेंट इंस्टीट्यूट है। सन 1857 के बाद के परिदृश्य में औपनिवेशिक सरकार के लिए आवश्यक हो गया था कि एक ओर तो वो रेलवे के सबसे छोटे संभावित मार्ग से अपनी राजधानी कलकत्ता को दिल्ली से जोड़े और दूसरी ओर
पूरे रानीगंज कोयला क्षेत्र पर अधिकार जमा लें ताकि अपने भारतीय एवं बाहरी उद्योगों के साथ साथ रेलवे इंजनों के लिए भी ईंधन का इंतजाम हो सके। इसके कारण एक अनजान सा छोटा कस्बा आसनसोल ब्रिटिश राज के इंजीनियरों और वास्तुकारों की सुदृढ़ योजनाओं और उनके ईमानदार क्रियान्वयन के जरिए शहर के रूप में विकसित हुआ। प्रशासन और अनुशासन को ध्यान में रखते हुए सड़कों और गलियों, अदालतों और रेलवे स्टेशन, अस्पताल व स्कूलों, होटल और मनोरंजन केंद्रों, गुप्त सांगठनिक भवन और कार्यालयों, बड़े छोटे बंगलों, विला और क्वार्टर, क्लब, शमशान, चर्च, गिरजाघर और पादरी निवास, डाकघर, जेल और सिविल एवं पुलिस लाइन की इमारतों आदि का विकास स्पष्ट तौर पर बताता है कि आसनसोल शहर हमेशा से ही एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी औपनिवेशिक परियोजना था और इस शहरी परियोजना के केंद्र में डूरेंट इंस्टीट्यूट एक सांस्कृतिक मंच के रूप में सदा स्वीकृत रहा था। औपनिवेशिक शासन में वास्तव में सांस्कृतिक केंद्र का अर्थ क्या था? रेलवे के सरकारी स्रोतों से ज्ञात होता है कि डूरेंट इंस्टीट्यूट का शुरुआती महत्व यूरोपियन समुदाय के मात्र मनोरंजन केंद्र के रूप में था। जैसा कि कहा गया है, यह इंस्टीट्यूट EIR के कलकत्ता से सहारनपुर तक के उच्च अधिकारियों के बीच में बड़ा लोकप्रिय था और क्रिसमस उत्सव के दौरान वे इसके परिष्कृत नृत्यशाला में नृत्य करने को आतुर रहते थे। सुप्रसिद्ध बंगाली चित्रकार और लेखक रथीन मित्रा ने भी सत्यापित किया है कि कलकत्ता से लेकर सहारनपुर के ईस्ट इंडियन रेलवे के वरिष्ठ पदाधिकारी क्रिसमस के दौरान इंस्टीट्यूट में 15 दिनों तक चलने वाले समारोह में भाग लिया करते थे। यहां तक कि उक्त अवसर पर ईस्ट इंडियन रेलवे के एजेंटों को भी इस नयनाभिराम नृत्यशाला में सपरिवार एवं समित्र भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था। बर्मा टीक लकड़ी से बने महंगे डांस फ्लोर, बिलियर्ड और कार्ड रूम, बार, लॉन टेनिस और बैडमिंटन कोर्ट, पुस्तकालय, प्रोजेक्शन रूम, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बड़े शौचालय और कभी एक स्विमिंग पूल की अवस्थिति सिद्ध करती है कि यह इंस्टीट्यूट मात्र क्रिसमस के समय ही गुलजार नहीं रहता होगा। वास्तव में पूरे साल भर यूरोपियन महिलाओं और पुरुषों को यहां आने की अनुमति दी जाती थी ताकि वे एक खास किस्म के अपनेपन का बोध कर सकें जो ब्रिटिश राज में रेलवे के लिए आवश्यक था। यहां वे चाय और सिगार के दौर में गीत नृत्य, नाट्य प्रस्तुति व फिल्म प्रदर्शन, शराबनोशी और बिलियर्ड्स, कार्ड और बिंगो गेम्स, फैंसी ड्रेस शो, कार्निवाल, टैलेंट शो, पाक कला प्रतियोगिता आदि में भाग लेकर आनंद लेते हुए उन्हें आजादी का एहसास मिलता था और वे इसके जरिए औपनिवेशीकृत प्राचीन परंपरा पर अपनी सांस्कृतिक उपस्थिति प्रभावशाली ढंग से स्थापित करते थे। यह कभी भी मात्र एक नृत्यशाला नहीं रहा था, बल्कि शासितों पर शासकों की श्रेष्ठता प्रमाणित करने का एक सांस्कृतिक हथियार था। डूरेंट इंस्टीट्यूट ब्रिटिश राज के आत्मगौरव का प्रतीक था जो सिद्धांतों और विचारों के माध्यम से औपनिवेशिक श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए खास तौर पर आवश्यक था। दूसरे शब्दों में यह स्थल जानबूझकर बनाया गया था और तब यह बताया गया कि अनजाने देसी वातावरण में एक छोटे यूरोप का एहसास कराया जा सके। डूरेंट इंस्टीट्यूट के पुनरुद्धार के दौरान वे सारे उपाय किए गए जिससे उस विगत विक्टोरियन युग के आकर्षण को फिर से जीवंत किया जा सके। पुराने लॉन टेनिस, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स और एथलेटिक प्रतियोगिताओं की ट्रॉफी और कपों को तराशा गया और उन्हें नवीनीकृत किया गया। महोगनी के फर्नीचर्स को साफ किया गया और फिर से पॉलिश करके चमकाया गया। खास बॉल रूम की अनुभूति देने के लिए नए डिफ्यूज लाइट्स को लगाया गया। सुंदर मिनी हॉल को पूरी तरह से वातानुकूलित किया गया। एक विरासत सह संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। पुराने ढांचों को जरूरत के मुताबिक सहारा देकर खड़ा किया गया है और सुरुचिपूर्ण ढंग से रंगाई की गई है ताकि वो आने वाली अगली सदी तक टिक सके। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड में बनी जॉन वॉकर, अमेरिका में बनी सेंट थॉमस और फ्रांस में बनी MVT घड़ियों को मरम्मत द्वारा ठीक ठाक करके उनके विस्मृत स्पंदन को
पुनर्जीवित किया गया ताकि वे आज भी अपनी चिरपरिचित टिक टिक से चालू रहें और हमें वापस औपनिवेशिक अतीत में ले जा सकें। वो अतीत था जब हम भारतीयों को यहां प्रवेश नहीं मिलता था, लेकिन अब वो हमारा इतिहास बन चुका है, क्योंकि औपनिवेशिक युग के बाद ये डूरेंट इंस्टीट्यूट अब हमारा अपना खास सांस्कृतिक केंद्र बन गया है। डूरेंट इंस्टीट्यूट की विरासत, खान पान, परिधान, थिएटर और फिल्म, गीत नृत्य, उत्सव और सबसे ऊपर इस देश की खेल संस्कृति पर पूर्व रेलवे परिवार के एंग्लो इंडियन सदस्यों का क्रांतिकारी प्रभाव 1980 तक जारी रहा। भारत में जन्मे इस समुदाय के रेल शिशु, सुप्रसिद्ध प्रतिनिधि, ऑस्ट्रेलिया में बसे प्रसिद्ध गायक मिस्टर टेरी मॉरिस मिश्रा ने अपने एक गीत स्ट्रीट ऑफ आसनसोल में आसनसोल को इन शब्दों में याद किया है। Someday I'll go back to where my heart belongs and walk down the streets of आसनसोल। 1947 के बाद भी डूरेंट इंस्टीट्यूट को मात्र देश के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर ही स्थानीय लोगों के लिए खोला जाता था। भारत में शेष रह गए मात्र यूरोपियन समुदाय के एंग्लो इंडियन लोगों को ही डूरेंट इंस्टीट्यूट में सांस्कृतिक कार्यक्रम की सुविधा प्राप्त थी। विगत सदी के 7वें दशक तक संस्कृति का औपनिवेशिक प्रभाव रह गया था और यह खास तौर पर कुलीन केंद्रित एवं भेदभावपूर्ण था। टेरी ने अपने अन्य गीतों में चाय वाला, फुचका वाला और आइसक्रीम वाला के प्रति सहानुभूति दर्शाई है, लेकिन आसनसोल की गलियों के किनारे उनका हृदय इस डूरेंट इंस्टीट्यूट के लिए बिलख उठता है। इसके लिए उन्होंने गाया है जस्ट प्लेइंग रॉक एंड रोल, कंट्री ब्लूज इन सोल एट द फेमस डूरेंट इंस्टीट्यूट। और अपने दूसरे गीत में वे कहते हैं एज नाउ टुगेदर टू द इंस्टीट्यूट डांस पार्टीज टू विच वी गो एंड लिटिल किडीज क्रिसमस ट्री एज ही स्टूड फर्स्ट इन टैलेंट शो। उक्त समुदाय के कुछ और सदस्यों ने डूरेंट इंस्टीट्यूट के नवीनीकरण समारोह में भाग लिया और बहुत पीछे छूट गई अपनी सुमधुर स्मृतियों को पुनर्जीवित किया। हालांकि आसनसोल स्थित इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र को अपने अधिकार में रखने का गौरव पूर्व रेलवे को प्राप्त है, जहां रविंद्रनाथ टैगोर के तासेर देश, सुकांत भट्टाचार्य के राखाल छेले सहित कई खास नाटकों का मंचन हुआ था। कुछ गुणी क्लासिक कलाकारों के रात भर चलने वाले संगीत कार्यक्रमों को भी याद किया जाना चाहिए। और ये कैसे भुलाया जा सकता है कि यहाँ कई छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के श्रम संगठनों, छात्र संगठनों की जनसभाएं आयोजित हुई थीं। स्वतंत्रता के बाद बंगाल के कुछ लोग बेन-हुर, 10 कमांडमेंट्स, मॉडर्न टाइम्स या हाल फिलहाल में 101 डैल्मेशियंस जैसी फिल्मों के प्रदर्शन को बार बार याद करते हैं। 8वें दशक में तत्कालीन मंडल रेल प्रबंधक श्री A.K. मित्रा ने कालीशंकर भट्टाचार्य के साथ इस डूरेंट इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर महान सन्यासी और भारत के महानतम व्यक्तित्वों में से एक स्वामी विवेकानंद के सम्मान में नया नाम दिया। अभी भी इस इंस्टीट्यूट के गौरव की समुचित पुनर्स्थापना हेतु बहुत कुछ करना शेष है। मात्र एक सिनेमा हॉल या सभा कक्ष या फिर बहुत हुआ तो एक पार्टी हॉल जैसी सामान्य सोच से परे जाकर लोगों को इसके विशिष्ट महत्व को फिर से समझने की जरूरत है। पूर्ववर्ती पीढ़ी से ऐतिहासिक भवनों और सांस्कृतिक परंपराओं जैसे विस्मृत कर दी गई मूल्यवान वस्तुओं और गुणों पर अब व्यवस्थित विचार करते हुए भारतीय रेल ने भारतीय रेल विरासत पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। अतः इसके लिए डूरेंट की खातिर नए अकादमिक और संरक्षणवादी दृष्टिकोण का स्वागत है। फलस्वरूप हम इंस्टीट्यूट को नया रूप देने, सुधारने और फिर से इसके उपयोग हेतु सकारात्मक प्रयास का गौरव हासिल कर सकेंगे। नवीनीकरण योजना के एक अंग के रूप में इस भवन को भीतर और बाहर दोनों तरफ चयनित मौसम रोधी रंगों द्वारा पेंट किया गया है, ताकि इसके शानदार प्राचीन स्वरूप को यथासंभव वापस जीवंत किया जा सके। सभी गुंबदों और छतों पर सीलन और जल रिसाव की रोकथाम के उपाय किए गए हैं। सुप्रसिद्ध टावर को सुरक्षित बनाए रखने के लिए इसके ऊपरी भाग को ACP सपोर्ट दिया गया है। बाहरी लॉन
और स्थलीय बागीचे के रूप में विकसित करने के लिए विविध प्रकार के पौधे और मुलायम एवं चिकनी मैक्सिकन घास लगाई गई है। मुख्य प्रवेश द्वार के बाईं ओर एक जॉगर्स ट्रैक भी बनाया गया है। घास की नियमित काट छांट की व्यवस्था की गई है। ध्वनि उपकरणों के समुचित प्रावधान के लिए बिग हॉल की दीवारों में अकॉस्टिक पैनल्स लगाए गए हैं। पुराने फर्नीचर्स का रंग रोगन किया गया है और पुराने कवर एवं पर्दों को बदला गया है। वैवाहिक समारोहों को आयोजन हेतु खास तौर पर वर वधू कक्ष के रूप में उपयोग के उद्देश्य से बिग हॉल के बगल वाले दोनों कमरों को भी नवीनीकृत करके रंगा गया है एवं वातानुकूलित किया गया है। इन कमरों में नए स्टील सोफा सेट, पलंग और मैट्रेस, बड़ा आईना और अलमारी मुहैया कराए गए हैं। कुछ और सोफा सेट, सेंटर टेबल और पर्याप्त संख्या में कुर्सियां भी खरीदी गई हैं। बिग हॉल के बर्मा टीक से बने फर्श के बाहर पीवीसी सीलिंग लगाते हुए उसकी समुचित मरम्मत की गई है। यह हॉल एलईडी पैनल लाइट से जगमगा उठा है। मिनी हॉल में भी शांतिदायक और छुपी हुई एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। चारों तरफ से 14 स्प्लिट एसी लगाकर इसे पूर्णतः वातानुकूलित किया गया है। दुर्लभ फोटोग्राफ, कलाकृति और प्राचीन दस्तावेजों के प्रदर्शन हेतु इसके अंदर एक विरासत संबंधी फोटो गैलरी और आर्काइव को खोला गया है और दोनों हॉलों में अबाधित विद्युत आपूर्ति के लिए एक नया डीजी सेट लगाया गया है। यह प्रत्यक्ष है कि मंडल रेल प्रबंधक श्री प्रशांत कुमार मिश्रा के नेतृत्व में डूरेंट इंस्टीट्यूट के नवीनीकरण और मरम्मती में बड़ी धनराशि और ईमानदार प्रयास का योगदान रहा है। पूर्ण निष्ठा के साथ श्री मिश्रा के नेतृत्व में एक समर्पित टीम ने वक्त के साथ मुकाबला करते हुए इस अथाह कठिन काम को पूरा करके दिखाया है। इस अथक प्रयास के बाद डूरेंट इंस्टीट्यूट आपके समक्ष अपने पुराने गौरवशाली इतिहास के साथ पुनर्जीवित होकर खड़ा है। धन्यवाद।